when we talk about professional practices, this is very important. Okay, this is symbol of our success. If you don't know what is etiquettes, to remember this, you can't be able to do a job in a proper way in any organization, whether it's government sector or private sector. What coming in your mind when I say etiquettes? क्या होते हैं etiquettes? डिसिप्लिन को सर फॉलो करना, डिसिप्लिन को फॉलो करना जो जिम एटिकेट्स को में तमीज या आदाब कहा जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैनर्स और एटिकेट जो है वो जो है वो लफ्ज़ के मायने हैं। याद रखें कि मैनर्स का ताल्लुक आपकी पर्सनैलिटी सक्सेस के साथ होता है, वो उसका सैंपल होता है, पर्सनैलिटी सैंपल होता है। मैनर्स क्या होते हैं कि टीचर्स आ जाए, आप खड़े होकर उससे मिलते हैं, वालिदैन भी का एहतराम करते हैं, वालिदैन का हुक्म मानते हैं, खुदा न खास्ता कोई खांसी आ रही है तो अपने हाथ पर हाथ रखते हैं, खाना आप किस तरह खाते हैं, ठीक है ना, पानी किस तरह पी रहे होते हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें आपके मैनर्स में आ जाती हैं। एटिकेट्स बेसिकली क्या है? एटिकेट्स आर योर गुड बिहेवियर व्हिच डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम एनिमल। ह्यूमन को जो एनिमल्स के साथ जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है, जो उससे बनाती है, वो आपके एटिकेट्स हैं। तो वो याद रखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, किसी के फॉर्मल होते हैं, किसी के उससे ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। तो if you think that you have technical abilities, you have completed your degree, and now you are going to apply for the job, तो आपकी जो टेक्निकल एबिलिटीज, आपकी डिग्री आपको जॉब तो दिलवा सकती है, लेकिन आपको मैनेजर या लीडरशिप लेवल पर ले जाने के लिए आपको व्हाट यू आर रिक्वायर्ड कोर स्किल्स, या आपके पास कोर स्किल्स ऑनलाइन प्राइस होती है। कोर स्किल्स क्या होती है? बाय कोर स्किल्स आपकी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट लिखे हैं मेरे ख्याल या काम नहीं। कोर स्किल्स आर आपका पर्सनालिटी एट्रीब्यूट, your communication attributes, your social attributes, your career attributes, and your intelligence attributes, all are included in soft skills. ठीक है, तो अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हो जाए होगी तो क्या होगा? साथ आपकी डिग्री भी होगी, जॉब तो आपके पास करनी ही है, लेकिन अब क्या होगा? उस कोर स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स की वजह से आप विल प्रमोट योरसेल्फ द पोजीशन ऑफ मैनेजर और लीडर, राइट? अब हम देखते हैं जो कॉमन वर्क प्लेस एटिकेट्स का होता है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले पंक्चुअलिटी है, ठीक है? आप का अगर ऑफिस टाइमिंग 9 to 5 है, 9 to 3 है, तो आपको एग्जैक्ट 9 बजे, 9 बजे से कुछ 5 मिनट पहले आपको अपने ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। उसका आपका अब क्या है, बेसिकली ये एटिकेट्स ही हमारे हमारी सर्विस का हिस्सा होना चाहिए। कि आप अप्लाई कैसे हो रहे हैं, इदारे क्या कर रहे हैं, कोई लोगों की पंक्चुअलिटी ना देखते हुए वो क्या करते हैं कि आपको जो है वो लगा रहा है अपने साथ थंब साइन, नहीं ऑटोमेटिक मशीन लगा रहा है कि जी आए और वहाँ पर अपना थंब साइन लगाएं। कोई जी अपने गेट के पास कोई कलर को बिठाता है, जो गेट इन और आउट की जो है वो कर रहा होता है, टाइम आउट कर रहा होता है। कोई रजिस्टर हाजिर पर आपका टाइम इन और आउट कर रहा होता है। मकसद क्या है कि दे वांट टू वेल पंक्चुअलिटी एटीट्यूड आपके अंदर चीज होनी चाहिए। फिर नंबर 2 इज ड्रेस फॉर सक्सेस। याद रखें कि जब आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसी मकसद के लिए आपको ड्रेस करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो फंक्शन के मुताबिक आपको ड्रेसअप होना चाहिए, और अगर आप किसी जॉब पर जा रहे हैं तो जॉब के मुताबिक आपको होना चाहिए। अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पर आपको कहते हैं कि आप अच्छे से टाई के साथ बैठे हैं ताकि लोग आपके पास आए तो लोग अच्छे इंप्रेशन दें, तो आपको यू मस्ट वेयर योर क्लॉथ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप यू आर वायलेटिंग द कोड ऑफ एथिक्स देन। तो वो क्या है कि ड्रेस फॉर सक्सेस द सेकंड पॉइंट। तो थर्ड वन इज, अच्छा रिलेशनशिप एट वर्क क्या हो सकता है? मैंने कल भी बताया था रिलेशनशिप एट वर्क तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक नंबर वन है कि आपका जो बॉस है या ऑनर है उसका रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के साथ और कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ। फिर दूसरा रिलेशनशिप आपका जो एम्प्लॉयज हैं उनका अपने बॉस के साथ और कस्टमर और
क्लाइंट्स के साथ। फिर एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप अपने बॉस के साथ कि वो कैसे अपने बॉस को कंप्लाइंट देता है, कैसे एक रिलेशनशिप है, जैसे मैंने आपको बताया था आपका सोशल एट्रीब्यूट्स जो है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आता है। अगर आपको ऐसी जॉब मिल जाती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा यू मस्ट बी कर्टियस भी है, तो और लेकिन आपको बहुत बार में गुस्सा आ जाता है, कोई बात भी नहीं समझ आते, तो क्या होगा कि यार आपकी नहीं आती है। लोग जो हैं वो जो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, आपके बॉस होंगे, पुलिस हों, वो कुछ ही ऐसे में जान पाएंगे कि आपको ये जो जॉब है वो कैसी है। और मैंने आपको बताया दुनिया के अंदर हिसाब चेंज हो रहा है, वो कोई भी जॉब आपको देते हैं तो वो इसी बेसिस पर देता है कि वो आपको पे करता है तो आपसे सर्विस देता है। अगर वो आपको पे कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है, तो आपको भी अपनी सर्विसेज उसकी अकॉर्डिंगली जो है वो उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर नहीं होगा ऐसा तो कुछ ऐसे के बाद आपको गुड बाय बोल सकते हैं। एटिकेट्स की क्यों जरूरत होती है? हम जब एटिकेट्स हमारे पास मतलब हम समझते हैं गेस्ट को, तो हम बहुत सारे नेगेटिव कन्फ्रंटेशंस को खत्म कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेगेटिव कन्फ्रंटेशंस क्या होती हैं कि हम एक दूसरे के मुखालिफ बन जाएं, हम दूसरे की हम कोई बात करें और दूसरा जो है वो हमारे साथ नाजराई पर आ जाए, तो नेगेटिव कन्फ्रंटेशन क्या है कि आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास एटिकेट्स होंगे, वो कैसे आप उसकी बात सुनेंगे और उसकी बात सुनकर तरीके से अपनी बात तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो एक इस वजह से एटिकेट्स की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, आप पॉलिटिक्स को जो है अवॉइड करने के लिए आप देखेंगे हर इदारों में अच्छी होती पॉलिटिक्स होती है, एम्प्लॉयज की आपस में होती है, कुछ सप्लायर डीलर होते हैं, आप इंटरनल एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स होती है, कुछ एक्सटर्नल चीजें भी होती हैं इफेक्ट कर रही होती है इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से। तो अगर आपके पास आप एटिकेट्स होंगे, आप जानते हो एटिकेट्स को, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं किस चीज़ को, अपने पॉलिटिक्स को, जो ऐसी जो जो आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी प्रोडक्टिविटी पर जो असरदार हो सकती है। आप ऑर्गेनाइज कर सकती हैं एटिकेट्स, और आपको एक यूनिफॉर्म वे में काम करना सिखाता है। क्या चीज़ आपके, अगर आप, इसलिए मैंने आपको बताया था कि उनके अब आप यू आर सेकंड मोस्ट क्लास में मेडिकल डिपार्टमेंट, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री यू विल गो टू द मार्केट। तो जब लोग आपसे मिलें या आप लोगों से मिलें, आप एम्प्लॉयर से बात करें या एम्प्लॉयर आपको जज एनालाइज करें, तो आपको पता हो कि आप ये सारी चीज़ें पढ़कर और सीख कर जो है वो आए हैं, और आप जानते हैं कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और यूं पर रहते हुए आपको काम कैसे करना चाहिए। कॉमन वर्क प्लेस में जैसे मैंने आपको बताया पंक्चुअलिटी के बारे में, सेकंड रेसिप के बारे में बताया, तीसरी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर आप इफ यू थिंक यू कांट मैनेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू कांट बी सक्सेसफुल। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का आपको आइडिया नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना आपको नहीं आता, तो याद रखें कि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। इसकी वजह हो सकती है। जब भी हम कहीं जॉब करते हैं, तो क्या होता है कि वो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ड्यू आवर्स में बता देते हैं कि अगर हम एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, तो बायोमेट्रिक टेक्नीशियन हम काम कर रहे हैं, तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है कि अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करने की एनर्जी है और उसको प्रॉपर परफॉर्म करने की, तो एक आप अच्छे एम्प्लॉयज और एक अच्छी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से समझे जा सकते हैं किसी भी इदारे के हवाले से। इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इंटीग्रिटी साधन को कहते हैं, और लॉयल्टी, अगर आप किसी भी इदारे को ज्वाइन करते हैं, किसी भी अपने बिजनेस में भी जाते हैं, तो आप भी देखेंगे कि बिजनेस हो या जॉब हो, आप इस नज़रिए से अगर कर रहे हैं या इंडिकेट्स के साथ कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपको पे कर रहा है, तो आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और वो जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए। सेम लाइक जिस तरह हम ये समझें कि हमारा अपना बिजनेस हो, और हम अपने बिजनेस के में रहते हुए उसको मेहनत के साथ, और दूसरे लोग जो हमारे पास काम कर रहे हैं वो भी मेहनत के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, तो एक सेम मेथोडोलॉजी, एक सेम साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके जहन में होना चाहिए। इवन कि यू आर डूइंग जॉब और डूइंग बिजनेस की एक अच्छे तरीके से आप लॉयल्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी शख्स आपके साथ जितना भी ज़्यादा गुस्से में हो और आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप वहाँ पर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है, तो जाहिर बात है अगर आप वेल प्रैक्टिस नहीं होंगे ना, तो आप उसको अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी ऑटो मैकेनिक के पास जाए ना, जो
वेल प्रैक्टिस स्टूडेंट हो, तो वो क्या करते हैं, आपकी गाड़ी की आवाज़ को सुनकर ही बता देता है इस प्रॉब्लम क्या है। वो अपनी फील्ड का जीनियस होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपनी फील्ड के जीनियस हैं। मैंने जैसे आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सेम कैपेबिलिटी के साथ दुनिया के लिए, कुछ लोग अगर छुट्टी रहने देते हैं, कुछ लोग जो है वो बयान निकाल के उसको यूटिलाइज करते हैं और अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग उसको वैसे ही प्रोफेशनलिज्म इज अनदर वर्क प्लेस एट्रीब्यूट्स यू कैन से कि आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म है, तो एक आप अच्छे एम्प्लॉयर साबित हो सकते हैं, अच्छे मैनेजर, अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। आपको पता होगा हाउ एज अ प्रोफेशनल की हाउ यू हैव टू डील विद ईच अदर एंड विद थर्ड पार्टी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इसका वर्क प्लेस का। टीम वर्क जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी देखा कि अगर ग्रुप है तो उसके साथ गोल नहीं होगा, और अगर उसके ग्रुप को गोल असाइन कर दिया जाए, ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाए, तो वो टीम बन जाता है। टीम का बहुत अहम रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के वापस। अगर टीम एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना करे, एक दूसरे के साथ एटिकेट्स के साथ ना वो चले, तो वो उसकी सक्सेस जो है वो फेलियर में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए टीम का जहाँ पर इंतहाई अहम रोल है, वहाँ पर टीम के साथ जो है वो एटिकेट्स का टीम के अंदर होना भी वो इंतहाई जरूरी होता है। जब चीज़ मौजूद होगी तो वो आसानी के साथ उसको ले सकते हैं। शोइंग रिस्पेक्ट, जाहिर बात है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि रिस्पेक्ट कैसी चीज़ है जिससे हमें ड्राइव होती है। आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे वो आपको रिस्पेक्ट देगा। याद रखिए, अगर आप अपने दिल से अपने उस्ताद के लिए छोड़ते हैं तो कोई आपका जो जूनियर होगा, आपको रात में से कोई आपको शेड्यूल हो, आपका कोई जूनियर एम्प्लॉय वो आपको चेक पेश करेगा। क्योंकि ग्रुप मैंने आपको बताया था, ग्रुप में जो अच्छी प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, अच्छे सेम पॉजिटिव एटीट्यूड चलने वाले लोग, the people will have the same interaction with your mind और डू इवन फॉर द सेम। अगर कोई कुछ बुरा करता है तो वो उसके साथ वैसे ही होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, तो यू मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू अदर द सेम वे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि शो रिस्पेक्ट टू अदर। कर्टेसी, कर्टेसी किसे कहते हैं? लाइटनेस को। अगर आप दो दोस्त हैं, ये दो अजनबी हैं, अगर आपके बिहेवियर के अंदर कर्टेसी है, पोलाइटनेस है, दूसरा बंदा बेशक अजनबी भी होगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो आपसे बात करना, आपसे आपको अंडरस्टैंड करना, आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना जो है वो पसंद करेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को डायबिटीज से आपसे पूछता है कि आपने क्या खाया था, सर्दी लगी, क्या सिम्टम्स हैं, और बड़े बड़े ये कटसी और प्यार फ्लर्टनेस से वो आपसे पूछता है, और पूछ के फिर वो आपको प्रिस्क्राइब कर देता है कि ये आपको ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से फिर आप इसका निकाल सकते हैं। ऑफिस में जब भी जाएं, मैंने जैसे पहले बताया, यू मस्ट बी वेरी पंक्चुअल इन योर ऑफिस, और जैसे आप जाएं अपने जो भी आपको कुलीग मिलता है उसको मस्ट गिव अ गुड हैंडशेक टू हिम, अच्छी तरीके से उससे हैंडशेक करें। ये भी उसमें एट्रीब्यूट्स के अंदर आता है कि आप टाइम पर आए, और जितने भी अपने जो मेल्स के साथ और फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट करें, और इंटरेक्ट करके उसको अच्छी तरीके से जो है वो करें। स्टॉप करने के बाद आप देखेंगे देयर आर 3 मैजिकल वर्ड्स। और कौन से हो सकते हैं मैजिकल वर्ड? जब भी कोई आपको काम आपको कंप्लायंस दे, आपका काम करे, तो आपको से थैंक यू सर, वन वर्ड इज थैंक यू। सेकंड वर्ड इज आपको गलती हो जाए तो आई एम सॉरी सर, और थर्ड वर्ड क्या हो सकता है? जब भी आपने किसी को काम देना है, यू मस्ट से कैन यू प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी। प्लीज का वर्ड अगर आप ऐड करें तो ये भी एक मैजिकल वर्ड साबित हो सकता है आपके सोशल रिलेशनशिप के हवाले से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर जहाँ पर आप जॉब करते हैं। अच्छा, नेवर इंटरप्ट समवन से मुराद क्या है कि व्हेनेवर योर सीनियर और योर फ्रेंड और योर कोलीग इज शेयरिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू, आपका बॉस, आपका टीचर, आपके एचओडी, आपके मैनेजर, कोई भी अगर कोई इंपॉर्टेंट शेयरिंग कर रहा है तो आपको नहीं चाहिए कि आप उसको इंटरप्ट करें। इवन दैट कि आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी नहीं हुई, आप फिर नोट डाउन दैट पॉइंट, और जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लें तो आप अपने उसी पॉइंट से जो भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप उसे कर लें। तो इसका एक अहम पॉइंट ये भी है कि नेवर इंटरप्ट समवन व्हेन ही और शी इज टॉकिंग और एक्सप्लेनिंग हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ यू। तो बहुत सारा कुछ बता रहा है, सुन लें, बाद में आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लेंगे सर मुझे बात समझ नहीं आ रही।
अच्छा, अगला पॉइंट है कीप योर प्रोडक्टिविटी हाई। जब भी आप ऑफिस में जाएं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बॉस आपको पे कर रहा है तो वो इज एक्सपेक्टिंग मोर एफिशिएंट वर्क फ्रॉम यू। तो आप अगर क्या करेंगे, यू आर डूइंग गूफिंग देयर, गूफिंग कहते हैं कि आप ऑफिस में और यू आर डूइंग सिली थिंग्स देयर, तो बॉस क्या करेगा, वो इस चीज पसंद करेगा या ना पसंद करेगा, फिर ना पसंद करेगा। वो आपको गूफिंग को करने के लिए नहीं बुला रहा ना, वो तो ये चाहता है आप आ रहे हैं और आप आके प्रॉपर तरीके से चीज़ों को टेक ओवर करें, प्रॉपर काम करें, कंप्लायंस दें, फाइल बैठे नजर ना आए, कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आए। तो वो है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कब हाई हो सकती है कि व्हेन यू विल रिमूव गूफिंग देयर, और आप प्रॉपरली काम करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक, कोई भी आपकी अहम एटिकेट्स के हवाले से भी उसको ऑफिस इक्विपमेंट्स आपको दे दिए गए हैं, आपको कंप्यूटर लैपटॉप दिया गया है, आपको जगह दी गई है। ऐसा ना हो कि आप उस जगह को, अपने लैपटॉप को मिसयूज कर रहे हैं, अपनी इंटरनेट फैसिलिटीज को मिसयूज कर रहे हैं, आप जो है वो चीज़ों को भी वहाँ की चीज़ उठा के वहाँ रख देते हैं, वहाँ की चीज़ उठा के वहाँ रख देते हैं, अनऑर्गेनाइज वे में आप बैठ रहे हैं, तो बॉस आएगा देखेगा क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही इसको एटिकेट्स नहीं है, ऑफिस में बैठ कर ऑफिस के इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, टूल्स कैसे यूज़ करना है। कोई भी चीज़ अगर उसका अभ्यास ना किया जाए, वो इंसान और मशीन भी खराब हो जाती है। रिलेशनशिप को भी अगर आप ख्याल नहीं करेंगे, जॉब को भी एटिकेट्स के साथ नहीं चलाएंगे, तो वो एट द एंड क्या होगा, वो आपके हाथ से चली जाएगी। जबकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर, माशी सर्कल के अंदर किसी चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जॉब से मिलती है। अगला पॉइंट है माइंड योर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज का भी ख्याल करें, आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता बहुत से कैसे काम किया जाता है, आपको नहीं पता अपनी टीम से कैसे बात करनी है, आपको नहीं पता कस्टमर से कैसे बात करते हैं, आपको देखिए जो कस्टमर रिलेशनशिप का बंदा होता है या वो कैसे पोलाइटली बात कर रहा होता है, कितना वो उसकी जितने भी सवाल होते हैं उसके सवालों को सुनता है, जवाब देता है। आप वो किसी इंटरनेट सर्विसेज को आप देखिए, वहाँ पर आप हेल्पलाइन पे मिलाते हैं कस्टमर सर्विस, वो पूरी आपकी बात सुनने पर आपको सोचती है। लेकिन इसी तरीके से आप बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में देखिए पूरा एक पोर्शन बनाया होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से, तो वो वहाँ पर जो है वो यही काम कर रहा होता है। इस तरह बैंक में चले जाए, बैंक में किस तरह लोग जो है वो अखलाक के साथ और बड़ी एटिकेट्स के साथ आपसे मिल रहे होते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उन्होंने पढ़ा सीखा होता है, जो ये चीज़ें आपको आपसे अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका हमारे ज़हन में हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। आप किसी नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शख्स एटिकेट्स वर्ड्स नहीं लेकर आता, वो आप हो या आपके साथ काम करने वाले लोग। वो होता कैसे है कि आप ऑब्जर्व करते हैं, करने के चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ऑब्जर्व करते हैं, जज्ब करते हैं, ड्रिंक इन करते हैं अपने अंदर, और वो उन चीज़ों को उसके मुताबिक आप अकॉर्डिंगली जो है वो अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको ये पता है, हो सकता है उनको नहीं पता हो, तो आप उनके साथ जो है वो उनको बताएं कि एटिकेट्स क्या हैं, और इदारे के अंदर काम करने की चीज़ें जो है उनका प्रॉपरली चलना, प्रॉपरली होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर क्या होगा कि वो भी आगे की तरह एक बेहतर अंदाज में उस काम को, वर्क प्रोग्रेस को, प्रोडक्टिविटी को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलेंगे। कैसे हम इसको एटिकेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, थ्रू ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। देखें कि कोई भी कंपनी है, उसके अंदर जो भी एक अच्छे लेवल का ट्रेनर है या कोई कंसल्टेंट बाहर से बुलाकर जो है वो अपने लोगों को जो है वो ट्रेन करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ बहुत सारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, एथिक्स, इनके बारे में जो है वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी टेक्निकल एबिलिटीज़ आपको जॉब तो दिलवा सकती है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होगा, कोड ऑफ एथिक्स का आपको पता होना चाहिए, आपको एटिकेट्स का पता होना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर का आपको पता होना चाहिए, ना सिर्फ अपने बल्कि पूरे साथ काम करने वाले लोगों को भी अंडरस्टैंड करना आना चाहिए और उनसे कैसे डील करना आना चाहिए। तो ये दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी इन्हांस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जिसमें ये भी बहुत ही मेजर रोल अदा करता है। बहुत बड़े बड़े लोग इनको एक वक्त की यारावरी कहने के लिए, किस्मत की यारावरी कहने के लिए बहुत बड़ा मकाम मिल जाता है, लेकिन वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो फिर वो उस लेवल पर जाकर दोबारा ये इसी एज के अंदर वो ये चीज़ें सीख रहे होते हैं, कंसल्टेंट से, कंपनी से, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने के बाद। तो आज आपके पास ये मौका था, तब दिया, तो आप इसको सीखिए। अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरव्यू एटिकेट्स कुछ बताता हूँ, अगर आपके पास कुछ है तो लिखने चाहे आपके काम आ जाए।
उसमें पहला पॉइंट है नेवर ब्रिंग इट, नेवर ब्रिंग इट, नेवर ब्रिंग WING, नेवर ब्रिंग इट। नेवर ब्रिंग इट का मतलब है कि यू आर डूइंग समथिंग जिसकी आपको कोई प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप वो चीज़ें कर रहे हैं। पहला पॉइंट है नेवर ब्रिंग इट, इसका मतलब क्या है कि यू आर डूइंग समथिंग जिसकी आपको कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आप ऐसी जगह पे, मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश टीचर तो नहीं बोल सकते हैं, और आप जाकर अपने जो पैनल से, इंटरव्यू पैनल से जो है वो जाते ही वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो स्टार्ट करते हैं उसमें फिर आप खामोश हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि नेवर मेक इट, ऐसा काम ना करें जिसकी आपकी प्रैक्टिस ना हो। ऑलवेज अर्ली, 5 to 15 मिनट्स पहले अराइव, आप वहाँ पर पहुँचे इंटरव्यू के दौरान, 5 से 15 मिनट पहले आप इंटरव्यू के दरमियान वहाँ पर आप अपने ऑफिस में पहुँचे। और नंबर 3 में है कि यूज गुड पोस्चर, आप जब वहाँ जाएँ तो आपका पोस्चर, आपके चेहरे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कोई एक अच्छा नजर आ रहा हो, हैप्पी हेल्दी, मतलब आपकी एक पोस्चर नजर आ रहे हो। कभी भी जब भी आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हैं, अवॉइड फर्स्ट नेम, आप लोग फर्स्ट नेम ना लें जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आंटी तो नाम ऐसे आपसे फेमिलियर नहीं है और वो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि वो आप सर वो भी मसला आ रहा है, मैं केयरफुली एंड कि जब आप आपसे क्वेश्चन हो तो उसको बहुत समझदारी के साथ, केयरफुल अंदाज के साथ उसको समझें, और फिर उसके बाद उसके रिफ्लेक्शन दें, उसके बाद उसका आंसर। ऐसा ना हो कि आपने अभी क्वेश्चन को आधा अधूरा समझा हो और आपको जो जवाब दे वो भी आधा अधूरा हो, और फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका उस पर जाए। और अगला पॉइंट है कि आप अपनी एजुकेशन को, क्वालिफिकेशंस को, स्पेशली और अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करें उस जॉब के बाद। मिसाल के तौर पर आप मेडिकल मैनेजर्स या जो भी ऑफिसर्स की जॉब पे जाएं, तो अपनी अपनी कुछ क्वालिफिकेशंस को, और अगर आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करते हैं उसको रिलेट करें, उनको बताएं कि कैसे आप इसको बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उससे रिलेट करके। और कोशिश करें कि आप रेलिवेंट जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें ड्यूरिंग इंटरव्यू। अच्छा, कभी भी वहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट ना करें, डोंट टेक इनिशिएट टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट वेजेस एंड बेनिफिट जब तक वो खुद बॉस ना आपसे पूछे कि आप कितने से, आप ना हमसे स्टार्ट करें। ऐसा ना हो 2-3 सवालों के जवाब देने के बाद, मैंने अक्सर देखा है लोग इस तरह कर देते हैं, वो कहे अच्छा जी आप पहले से ये बताएं कि आप मुझे पे कितना करेंगे, तो आप मुझे बेनिफिट्स कहते हैं, तो ये इससे क्या होगा, ये आउट ऑफ एटिकेट से चीज़ समझी जाती है और जिसका नुकसान होता है। और जब भी आप इसको मुकम्मल करें तो उनको एक फॉलो अप सेंस नोट जो है वो लाजमी भेजें। अगर आपके पास उनकी ईमेल है तो उन पर भेजें, और अगर ईमेल नहीं है तो वहाँ से निकलने के बाद उनका एक शुक्रिया अदा करें कि थैंक यू वेरी मच फॉर कंसीडरिंग मी एज ए कैंडिडेट एंड प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी टू मी कि आई कैन इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह का आप लाजमी बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स क्या हो सकते हैं हमारे, जाहिर बात है अपने बिजनेस मीटिंग के एटिकेट्स ये हो सकते हैं कि आप प्रॉपर्ली तौर पर जो है वो जिस टाइम पर मीटिंग जो है आपने प्लान की है उसी टाइम पर मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो, जो मीटिंग एजेंडा हो प्रॉपर आपने पहले से बनाया हुआ हो, जो आप तमाम जितने भी लोग उस मीटिंग का हिस्सा हैं उसके साथ आप शेयर करें, और उसके जिस जो 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 उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जो रोल्स हैं वो पहले से आपने डिसाइड किए हुए हों, जो एक सिस्टमैटिकली तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से वो मीटिंग जो है वो मुकम्मल हो। और ऐसा ना हो कि वो मीटिंग में बॉस बैठे हुए और आपको पता ही ना हो कि स्टार्ट कैसे करनी है, उसका एंड कैसे करना है, किसने क्या काम करना है, क्या कंप्लाइन देना है। तो ये सारे के सारे बैठ इसके अंदर आते हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो लोग हैं वहाँ पर एक्टिविटी दिखानी चाहिए, पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए। कोई क्वेश्चन का आंसर है, कोई क्वेश्चन आपसे कर रहा है उसको सुनना चाहिए, कानों के साथ उसको आंसर देना चाहिए। अच्छा, की एलिमेंट्स टू प्रोडक्टिविटी क्या हो सकते हैं? नंबर 1 लिखते हैं, बी काइंड। की एलिमेंट्स फॉर प्रोडक्टिविटी में क्या हो सकते हैं? बी काइंड, नंबर 1 बी कर्टियस और बी रिस्पेक्टफुल। अगर ये तीन चीजें आपके अंदर हो सकती हैं तो आप प्रोडक्टिविटी के लिए पीपल हैव की एलिमेंट्स इन योर, आपके अंदर ये तीन ऐसे पिलर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी मामले में। ठीक है, कर्टियस, शाइस्ता रहें, पोलाइट रहें, काइंड रहें, लोगों को काम आना सीखें, मदद करना सीखें। और नंबर 3 में मैंने क्या बताया, क्या हो रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो याद रखें कोई आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, रोल मॉडल्स, गवर्नमेंट एजुकेशन कैसे प्रमोट करती है, वो रोल मॉडल बना देती है। मिसाल के तौर पर कोई
लीडर्स हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई किसी को किसी को भी एक रोल मॉडल बना सकती है, या कोई ऐसे रिटर्न पॉलिसीज बना सकती है जिसको फॉलो करके आप एक रोल मॉडल बना सकते हैं। लेकिन मेरा क्या रोल मॉडल बनता ही वो वही है जो एटिकेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग लर्न करता है, और फिर जो है वो एट द एंड, और फिर लर्निंग की अपनी जो कैपेसिटी है उसको खत्म नहीं होने देता, बल्कि वक्त के साथ साथ वो उस कैपेसिटी को आगे बढ़ाता है। वो लोग रोल मॉडल बनते हैं जो सीखते हैं, जो उसको अप्लाई करते हैं। जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते वो करेंगे उस रोल मॉडल ना तो खुद बन सकते हैं, किसी रोल मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। कंक्लूजन में इसमें क्या हो सकता है कि देखिए मैंने आप कह सकता है मैनर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का सिंबल है, और एटिकेट्स आपकी सक्सेस का सिंबल है। कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो जिंदगी के लिए ही चाहता होगा उसको सक्सेसफुल है। अगर इफ यू वांट टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ, either you want to have a successful business in your life, या फिर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी सक्सेसफुल जॉब के अंदर काम करें, फिर काम मेरे बच्चे आपको सिविल एटिकेट्स मिलें, तो आपको इन एटिकेट्स को अप्लाई करना होगा फॉर योर सक्सेस अपने ऊपर। अगर आप पंक्चुअल नहीं होंगे, बहुत अरसे तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, टीम वर्क में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, वो बहुत अरसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब एम्प्लॉयर ये देखता है कि वो बंदा क्या टीम में एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि वो नहीं रहा कि एक अकेला बंदा सारे काम कर सकता है। प्रोसेस को करने के लिए सिस्टम चाहिए, सिस्टम को हैंडल करने के लिए टीम चाहिए। टीम क्या होती है, वो एक गोल को बेहतर और क्विकली और कम कॉस्ट के अंदर अचीव कर सकती है, एज कम्पेयर टू वो इंडिविजुअली तौर पर जो चीज़ें नहीं करती है। तो इसका क्या है कंक्लूजन कि अगर पीपल हैव टू लर्न एटिकेट्स एंड अप्लाई एटिकेट्स इन योर प्रोफेशनल फील्ड, तो याद रखें कि आपको वहाँ से आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, आपकी पंक्चुअलिटी की वजह से, आपके इंटीग्रिटी और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, आपके लॉयल्टी की वजह से आप जल्द ही किसी अच्छे लेवल पर प्रमोट हो सकते हैं, और लोगों का ट्रस्ट आप पर डेवलप हो सकता है जब आप उनसे बी कर्टियस और मिलेंगे, जब आप उनके साथ बी काइंड रहेंगे और बी रिस्पेक्टफुल रहेंगे, तो हर बंदा एक्सेप्ट करेगा कि आपके साथ बात की जाए और आपके साथ बिजनेस को या बिजनेस के मामला को या जॉब के मामला को एक फेयरली और अच्छे अंदाज में आपसे डिस्कस करें। ठीक है, तो दिस इज द लेक्चर। पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो